Hello everyone, welcome to Study Simplified. In this video we are going to continue with fundamental rights. जैसा कि आप सबको पता है कि we are doing part 3 of Indian Constitution जिसमें कि fundamental rights दे रखा है. The first fundamental right to equality हम लोगों ने कवर कर लिया है जो कि है आर्टिकल 14 to 18. लास्ट क्लास में हम लोगों ने राइट टू फ्रीडम का एक आर्टिकल कंप्लीट किया था 19th वन. राइट टू फ्रीडम कहाँ से कहाँ तक गिवन है? तो 19 to 22 गिवन है राइट टू फ्रीडम, जिसमें हम लोगों ने आर्टिकल 19 कंप्लीट कर लिया था. इसके अंडर 6 टाइप ऑफ फ्रीडम्स गिवन है. ठीक है, तो लास्ट वीडियो जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देखिएगा. आज हम लोग बेसिकली कवर करेंगे आर्टिकल 20, 21 एंड 22. अच्छा, आप लोग मेरे को ये बताइए कि जो लॉज होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं? तो आप सबको पता है कि लॉज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि क्या सही है क्या गलत है, क्या गलत करने से क्या पनिशमेंट मिल सकता है, किसके लिए क्या पनिशमेंट है, ये हमें लॉज के थ्रू पता चलता है. ठीक है, अब देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे भी प्रोविजंस बनाए गए हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने कुछ क्राइम किया है. तो कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो उन लोगों के राइट्स को सेफ गार्ड करते हैं जिन्होंने क्राइम किया है या तो उनके ट्रायल पेंडिंग है. अब इनके लिए कौन सा प्रोविजंस है? तो आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 22 में इन लोगों के लिए प्रोविजंस दिए गए हैं जिन्होंने कोई क्राइम किया है या तो इनके ट्रायल पेंडिंग है. तो ये चीज़ याद रखिएगा. अब हम लोग एक एक करके आगे देखते हैं कि किसमें क्या दे रखा है. तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 20. आर्टिकल 20 क्या बोलता है? तो आर्टिकल 20 सेज दैट इट गारंटीज सर्टेन प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस. इट प्रोहिबिट्स retrospective criminal legislation, commonly known as ex post facto legislation, double jeopardy for punishment for same offense more than once, compulsion to give self incrimination evidence. देखिए यहाँ पे आपको तीन चीज़ याद रखना है. आर्टिकल 20 प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस. ठीक है, अगर कोई क्राइम किया गया है तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस है, ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है. एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. द फर्स्ट वन इज इट प्रोहिबिट्स एक्स पोस्ट फैक्टो, मीन्स नो एक्स पोस्ट फैक्टो होना चाहिए. अब क्या होता है मैं इसका मतलब बताती हूँ. सेकेंड वन इज नो डबल जियोपैडी. थर्ड वन इज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन. ओके, अब ये होता है क्या है देखते हैं. एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब ये होता है कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट. मतलब कि यही हुआ कि किसी बंदे ने जैसे कोई क्राइम करा. ओके, अब ये जब क्राइम हुआ था उस टाइम में लॉ में जो पनिशमेंट लिखा गया है, लॉ के थ्रू जो पनिशमेंट है वो उसी का हकदार है. उससे ज़्यादा उसको पनिशमेंट हम लोग नहीं दे सकते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा पेनाल्टी नहीं लगा सकते हैं. फॉर एग्जांपल मान लो किसी बंदे ने कोई क्राइम करा, उसके लिए 6 months का जेल है एंड 5,000 फाइन है. ठीक है, अब उसी टाइम क्या होता है कि कुछ अमेंडमेंट होता है और ये सज़ा बढ़ के 1 साल का हो जाता है एंड जो फाइन है वो 20,000 हो जाता है. तो अब देखो इस बंदे ने जिस टाइम क्राइम किया था उस टाइम तो ये वाला लॉ था, तो उस हिसाब से इस बंदे को वही जो पुराना वाला लॉ के हिसाब से फाइन है, पेनाल्टी है, पनिशमेंट है वही मिलेगा. ठीक है, जो अभी चेंजेस आए हैं वो नहीं मिलेगा. तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब क्या आता है? नो मोर पेनाल्टी, मतलब कोई कुछ ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं. जो लॉ के जब उसने कमिट किया था कोई क्राइम उस टाइम जो लॉ के हिसाब से पनिशमेंट है उसको वही मिलना है. उसको हम लोग ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकते. उसने जो वायलेट किया है लॉ उसके हिसाब से ही उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए जिस टाइम में क्राइम हुआ था. ये हो गया इसका मतलब एक्स पोस्ट फैक्टो. ठीक है, अब सेकंड वाला आ जाता है नो डबल जियोपैडी. जियोपैडी मतलब देखो यहाँ पे गिवन है पनिशमेंट फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस. किसी एक पनिशमेंट के लिए, किसी एक क्राइम के लिए हम लोग उसको 2 बार 3 बार 4 बार पनिशमेंट नहीं दे सकते. अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया उसके लिए उसको 10 साल का जेल हो गया
तो दोबारा हम उसको ये बोल के जेल में नहीं डाल सकते कि हाँ तुमने तो उसका मर्डर किया था तो तुम्हें फिर से जेल होगा। अ मैन शुड नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर सेम ऑफेंस, इसका मतलब होता है डबल जियोपैडी, नहीं होना चाहिए। ओके, एंड द थर्ड वन इज कंपल्शन टू गिव सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसका मतलब यही है कि अ पर्सन शुड नॉट बी कंपेल्ड अगेंस्ट हिमसेल्फ, जैसे किसी ने कुछ करा नहीं है और आपको उसको फोर्स नहीं करना है कि तुमने चोरी की है, तुम अपने खिलाफ एविडेंस खोज के लेके आके दो। किसी भी इंसान को हम लोग कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपना जुर्म माने और अपने अगेंस्ट एविडेंस प्रोवाइड करे। ठीक है, तो ये जो 3 चीज़ है ये प्रोविजंस दिए गए हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने क्राइम किया है। तो ये आर्टिकल 20 में आता है ये क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 20। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या है, चलो आर्टिकल 21 देखना फिर 21A देखना। आर्टिकल 21 में क्या दे रखा है, तो 21 इज अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। It provides that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law। तो देखो इसमें यही बोल रहा है कि एवरी पर्सन, ठीक है, उनको हक है कि अपनी लाइफ वो अच्छे से जी सके, उनको पर्सनल लिबर्टी मिल सके। ठीक है, इसके अंडर कुछ ह्यूमन राइट्स गिवन है, प्रोवाइडेड है, लाइक हर इंसान को एक अच्छा हेल्थ मिल सके, क्लीन इन्वायरमेंट मिल सके, ओके, एजुकेशन मिल सके। तो कुछ ह्यूमन राइट्स इस आर्टिकल के अंडर गिवन है जो कि ज़रूरत है किसी इंसान को जीने के लिए। तो हम लोग ये जो चीज़ है उनसे नहीं छीन सकते हैं। तो सिंपली यही याद रखिएगा, नो वन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट फॉर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, जो लॉ में स्टैब्लिश है वो तो हो गई, अदरवाइज जो जिसका हक है उससे उनका हक नहीं छीना जा सकता। उनको क्लीन इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, एक अच्छा हेल्थ सैनिटाइजेशन मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए, ये सब ठीक है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंडर आ जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 21A, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके आगे VVI लगा लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। 21A क्या है, तो ये है राइट टू एजुकेशन। ओके, मेक्स राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन ऑफ एज 6 to 14 ईयर्स एज अ फंडामेंटल राइट। और ये जो आप देख रहे हैं आर्टिकल 21A, ये पहले नहीं था, ये अमेंडमेंट होने के बाद आया है। और कौन से अमेंडमेंट से आया है, 86th अमेंडमेंट 2002। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से कि राइट टू एजुकेशन जो है वो कौन से अमेंडमेंट से आया है, तो 86th अमेंडमेंट से आया है 2002, ये याद रखिएगा। एंड दूसरा ये पूछा जाता है कि राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल में डाला गया है आफ्टर अमेंडमेंट, तो आर्टिकल 21A में डाला गया है। तो इस तरीके से यहाँ से 2 क्वेश्चन अराइज होता ही है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो आर्टिकल 21A आया है, ठीक है, ये चीज़ पहले DPSP में था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका शॉर्ट फॉर्म DPSP ऐसे बोलते हैं। तो इस चीज़ में ये चीज़ गिवन था। DPSP क्या होता है ये आने वाले क्लासेस में मैं आपको बताऊंगी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 45 में ये प्रोविजन गिवन है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन, ये चीज़ गिवन है। तो वहाँ से ये आइडिया लेके आर्टिकल 21A में आया है। तो ये भी चीज़ आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये चीज़ याद रखिएगा, 86th अमेंडमेंट 2002 से आया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्टिकल 22 जो कि गिवन है, हाँ देखिए आर्टिकल 22 ये भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब क्या होता है, आर्टिकल 22 बोलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो आप पहले याद रखिएगा इसको, इट प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन who is arrested shall be detained in custody without being informed on the ground of such arrest। इसका मतलब यही हुआ कि देखो पहली बात कि किसी इंसान को हम अरेस्ट करते हैं तो उसको पता होना चाहिए कि वो किस ग्राउंड पे अरेस्ट हो रहा है, उसने ऐसा क्या किया है जो उसको पुलिस अरेस्ट कर रही है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, ठीक है,
इंफॉर्मेशन उसको होना चाहिए। सेकंड पॉइंट कि राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर, अगर उसको कोई अरेस्ट कर रहा है, पुलिस अरेस्ट कर रही है उसको, तो उसके पास राइट है कि वो एक वकील अपने लिए हायर कर सके, ठीक है। तो एक लीगल प्रैक्टिशनर वो अपने लिए हायर कर सकता है, वो उसका पूरा राइट है। थर्ड पॉइंट हो जाता है इसमें कि अगर उसको अरेस्ट कर लिया गया है तो विदिन 24 आवर्स उसको मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है, एक्सक्लूडिंग जर्नी को हटा के उसको 24 आवर्स में मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना है। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो 24 आवर्स के बाद उसको रिलीज़ कर दिया जाए, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये होना चाहिए किसके साथ, जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसके साथ। तो ये चीज़ याद रखिएगा। आर्टिकल 22 में क्या गिवन है कि नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन द कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नो अरेस्टेड पर्सन कैन बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड टू डिफेंड बाय लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। जो मैंने आपको बताया वो चीज़ यहाँ गिवन है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ बोला जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट है उसके सामने उसको प्रोड्यूस करना होगा, एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उसको फिर छोड़ देना है, ठीक है, उसको रिलीज़ कर देना है। तो ये चीज़ यहाँ पे गिवन है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये जो डिटेंशन होता है ये 2 तरीके का हो सकता है। एक होता है पुनिटिव एंड अनदर वन इज़ प्रिवेंटिव। अब इसमें डिफरेंस क्या है, तो पुनिटिव है बेसिकली पनिशमेंट आफ्टर ट्रायल इन द कोर्ट, ठीक है, क्राइम हो गया है उसके बाद पनिशमेंट दिया जा रहा है। प्रिवेंटिव क्या होता है, प्रिवेंटिव होता है डिटेंशन विदाउट ट्रायल बाय कोर्ट। इसमें अभी क्राइम नहीं हुआ है बट टू प्रिवेंट कमिटिंग ऑफ एनी क्राइम और ऑफेंस ये किया जाता है, ठीक है। कुछ ऑफेंस होने वाला है, किसी पे शक है, तो उसके लिए इसको हम लोग अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके का डिटेंशन होता है। तो दोनों केस में ही जिसको डिटेन किया जा रहा है उसको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि किस ग्राउंड के बेसिस पे उसको डिटेन किया जा रहा है एंड लीगल प्रैक्टिशनर वो हायर कर सकता है। अगर मान लो वो थोड़ा ऐसा है कि उसके पास पैसे नहीं है एक वकील हायर करने के लिए, तो इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन उसको राइट प्रोवाइड करता है कि वो फ्री में एक लीगल प्रैक्टिशनर हायर कर सके। तो ये सारे राइट्स हैं जो कि आर्टिकल 22 में गिवन है, ठीक है। तो 20, 21 एंड 22 आज मैंने आपको करवा दिया। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। एंड एक चीज़ याद रखिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो सकता है, दैट इज़ यहाँ पे देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से अराइज हो सकता है वो है कि जब हमारा इमरजेंसी लगता है, ठीक है, तो उस टाइम आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़ के सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। पूछा जाता है कि कौन से ऐसे राइट्स हैं जो सस्पेंड नहीं होते इवन इन द केस ऑफ इमरजेंसी। तो आर्टिकल 20 एंड 21 आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग आर्टिकल 23 एंड 24 देखेंगे जो कि है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ओके, चलिए अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।